नमस्कार। प्लांट ग्रुप ब्रायोफाइटा में आज हमारा प्लांट है फ्यूनेरिया, जो कि एक बहुत कॉमन मॉस है। दुनिया भर में ये प्लांट पाया जाता है और इसके ऑर्डर को लेकर थोड़ा बहुत रिप्लेसमेंट हुआ है। पहले कभी ये ब्रायल्स में था, उसके बाद इसके लिए अलग ऑर्डर बना दिया गया फ्यूनेरियल्स। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं। क्लासिफिकेशन एक डायनेमिक चीज़ है, तो इसमें कोई बड़ा अचरज नहीं है। कहीं आपको इसमें ब्रायल्स ऑर्डर मिल जाएगा, कहीं पर आपको फ्यूनेरियल्स मिल जाएगा। तो प्लांट अपने आप में बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो इसके स्पोरोफाइट हैं वो कैलिप्ट्रा के साथ बड़े अच्छे से नज़र आ रहे हैं सभी। नीचे से जो स्पोरोफाइट का जो बेस है वो थोड़ा ब्राउन होता है, ऊपर की तरफ इतना ब्राउन नहीं होता। जब बहुत मैच्योर हो जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ पर आप ये थैलस देख रहे हैं जो कि ज़मीन से चिपके हुए हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग करते हैं, प्लांट फ्यूनेरिया। तो सबसे पहले तो यही है कि भाई कितनी स्पीशीज़ हैं दुनिया भर में। तो ये माना जाता है कि 210 स्पीशीज़ मॉस इस मॉस की हैं। और इसमें जो मोस्ट कॉमन है फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आज। और इसका जो एक कॉमन नेम है वो कॉल्ड मॉस है, क्योंकि इसमें जो सीटा है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है और हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब ये मॉइस्चर पाता है तब ये अनट्विस्ट हो जाता है। तो मॉइस्चर जैसे जैसे कम रहता है ट्विस्टिंग बढ़ जाती है, तो एक कॉर्ड की तरह वो दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका नाम कॉर्ड मॉस भी डाल दिया गया है। और जो इसका नामकरण है वो लैटिन वर्ड से लिया गया। ज़्यादातर प्लांट्स का लैटिन वर्ड से ही नामकरण किया गया, और इसके जो लैटिन वर्ड है वो फ्यूनिस है और उसके माने हैं रोप। तो एक रोप की तरह इसका जो सीटा है वो दिखता है ट्विस्टेड फॉर्म में, इसलिए इसका नाम फ्यूनेरिया पड़ गया। और उसके बाद जो कॉमन उसका नाम है कॉल्डमॉस है। क्लास हम देखें तो ब्रायोप्सिडा है, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स है फिलहाल अभी आजकल, पहले इसका ब्रायल्स था। फैमिली फ्यूनेरेसी है और जीनस इसका फ्यूनेरिया है। ये कुछ आप पैचेस देख रहे हैं जो कि कुशन फॉर्म में उगते हुए चट्टानों पे दिखाई पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट के बारे में थोड़ा और डिटेल हम देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉस्मोपॉलिटन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे क्या कंजर्वेशन चल रहा है तो, और क्या इसका स्टेटस है, किस कैटेगरी में आता है। तो हम देखते हैं कि फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका एक वाइड स्प्रेड स्पीशीज़ है और आसानी से दुनिया भर में लोग इसको कलेक्ट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। और कोई भी इसमें थ्रेटेंड स्टेटस अभी नहीं मिला हुआ है, बहुत आराम से मिलने वाली स्पीशीज़ है और इस पर कोई फ़िलहाल अभी ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि आने वाले वक्त में ये वैनिश हो सकती है। तो इसका जो स्टेटस है वो थ्रेटेंड कैटेगरी से बाहर है। इकोलॉजी हम देखें तो फ्यूनेरिया जो हाइग्रोमेट्रिका है वो थोड़ा नाइट्रोफिलस टाइप की होती है। इसको कह सकते हैं कि नाइट्रोजन लविंग जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। जैसे जो जहाँ इंसान रहते हैं उसके आसपास उग जाते हैं, घरों में, घरों की दीवारों पे, पुराने घरों में। पहाड़ी इलाकों में अक्सर आप छप्पर पे या घरों पे आप देख लेंगे दीवारों पे, वहाँ पर ये प्लांट मिल जाते हैं। डेयरीज वगैरह है वहाँ पर भी नाइट्रोजन रिच इन्वायरमेंट होता है, वहाँ मिल जाते हैं। और जो सर्वाइसेस है जो छत वॉल्स की, उसमें गहराइयों में मिल जाते हैं आजकल। अगर अपने घर के भी हम आसपास देखें तो अगर पुराने वक्त की दीवारें हैं जिस पर प्लास्टर ना हुआ हो, तो ईंटों के बीच में जो खाली खाली जगह होती है वो हमें ग्रीन ग्रीन दिख रही होगी, उसमें ये प्लांट या फिर इसके रिश्तेदार जैसे कि हायोफिला है वो उग जाते हैं और आसानी से कलेक्ट भी हो जाते हैं। आप भी अगर थोड़ा आसपास देखेंगे तो आपको ये इसका कोई ना कोई रिलेटिव मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो नाइट्रोजन टॉप लेयर होती है वहाँ पर इनकी जो अकरेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। नाइट्रोजन पुअर अगर है तो ये उतना अच्छा ग्रो नहीं करते, फिर भी वहाँ ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं, है तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं, नहीं है तो उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस नहीं होती। और इनकी लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, ताकि जो आगे आने वाले वक्त में ख़राब टाइम है, जो वेदरिंग का टाइम है, मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होते हैं जो कि हैबिटेट के, तो उससे पहले पहले इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ये स्पोर वहाँ छोड़ देते हैं। जो पूरा अनसूटेबल हैबिटेट है वहीं पड़े रहते हैं, और जब दोबारा से सूटेबिलिटी होती है, बारिश वगैरह होती है तो उगाते हैं। हम भी अक्सर देखते हैं कि आपको और किसी सीज़न में नहीं दिखाई पड़ेगी किसी जगह पे प्लांट, बरसात में आपको दिखने लगेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने ला के वहाँ स्पोर्स डाल दिए हैं। जो इसके स्पोर्ट्स हैं ये इसकी लाइफ साइकिल जल्दी से कंप्लीट हो जाती है और वहीं छोड़ देते हैं, ताकि वो आने वाले वक्त में जर्मिनेट करके नए प्लांट बना लें।
प्लांट थैलेस को हम देखें तो ये तो एक इसका कॉलोनी है, छोटी सी पॉपुलेशन है। यहाँ सॉइल सरफेस आप देख रहे हैं, ये जो प्लांट है वो इसकी जो गैमेटोफाइट है वो ज़्यादा हाइट का नहीं है, यहीं तक सीमित है। और ये स्पोरोफाइट इसके लंबे लंबे हैं। सिंगल प्लांट देखें तो ये देखिए, ये गैमेटोफाइट में जो भी कुछ पत्तियाँ हैं वो हमें दिख जाती हैं। बाकी ये सीटा दिख रहा है, ये कैप्सूल दिख रहा है, ये कैलिप्ट्रा दिख रहा है। और इसी की तरह अगर उसको थोड़ा जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उसको हम बड़ा करके देख लें, और तो यहाँ पर आपको ये इन्फ्लेटेड बेस मिल रहा है जहाँ पर सब रिप्रोडक्शन वगैरह हो गया और कैप्सूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऊपर की तरफ ये कैलिप्ट्रा लगा हुआ है। तो ये जब पूरा ढक्कन हट जाता है तो इसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है जो कि स्पोरोफाइट होता है वो बाहर आ जाता है, और तब तक ये सीटा यहाँ से इलोंगेट करता है। तो इस पर्टिकुलर जो स्पोरोफिटिक वाली पोजीशन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच जाती है, और कैलिप्ट्रा उसके ऊपर लगा भी रह सकता है और वहाँ से हट भी सकता है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका जो स्पीशीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ये इनकॉन्स्पिकुअस है। जब ये स्टेराइल होती है तो इसको इतनी जल्दी से छोटे छोटे गैमेटोफाइट होते हैं तो बहुत जल्दी आपको नज़र नहीं आएंगे। लेकिन जब बहुत इसमें स्पोरोफिटिक अवस्था आ जाती है तब ये कॉन्स्पिकुअस हो जाती है और आसानी से हमें नज़र भी आती है। क्योंकि जो जिमिनाइल स्टेज है वो छोटी छोटी प्रोटोनिमा बनाता है, और लीफी गैमेटोफोर भी जो बड़ा बहुत बड़ा नहीं होता, भले वो एडल्ट हो जाए लेकिन उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। लंबाई जो भी बढ़ती है वो किसकी बढ़ती है, वो इसके जो सीटा है उसकी बढ़ती है, कैप्सूल है ये बढ़ता है। तो स्पोरोफिटिक अवस्था है इसकी प्रोमिनेंट होती है, और इसी से ही हम इसको फील्ड में जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह का झुका हुआ कैप्सूल हमें और कहीं जल्दी नहीं मिलता। ऑर्डर फ्यूनिरल्स में कुछ और मेंबर हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन मॉस मिलता है वो यही मिलता है, और उसमें इस तरह के कैप्सूल हमें नीचे की तरफ हल्के से टिल्टेड दिखते हैं और ये पहचान का कारण बन जाते हैं। फिर आई बात गैमेटोफोर की, तो गैमेट जो एडल्ट गैमेटोफाइट है उसी को हम गैमेटोफोर कहते हैं। और इसको हम देखें तो ये राइजोइड स्टेम लीव्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये राइजोइड हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये लीव्स हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये गैमेटोफाइट हो गया, उसके बाद इससे जो निकल के स्ट्रक्चर जा रहा है ये स्पोरोफाइट हो गया। राइजोइड जो है वो बेस पर मिलते हैं एक्सिस के, और सिलेंडर होते हैं, ब्रांच होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और ऑब्लिक सेप्टा होता है जो मॉस का अपना करेक्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस टू बी नोटेड। ये एक पोर्शन आप देख रहे हैं जो लीव्स का है, तो लीव्स कोई ज़्यादा लंबाई में नहीं निकलती, छोटी छोटी चार पांच सर एक जो रिंग में उनमें निकल आती हैं। इनका आप जो स्पायरल अरेंजमेंट है वो देख रहे हैं कि एक दूसरे को अल्टरनेट करते हुए, जैसे फ्लावर में होता है कैलेक्स और कोरोला, उसी तरह से ये लीव्स निकलती हैं। तो अब बात करते हैं एक्सिस और लीव्स की। एक्सिस हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 1 से 3 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होगी, अपराइट होता है, सिलेंडर होता है, और ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है थोड़ी बहुत। जो ब्रांचिंग होती है एक्स्ट्रा एक्सिलरी होती है। इसका मतलब कि ये हमेशा लीव की एक्सिस से नहीं निकलती बल्कि उसके नीचे से निकलती है। तो जब कभी पत्ती, ये तो जैसे ये लीफ है और यहाँ से अगर कोई ब्रांच निकल रही है तो एक्सिलरी ब्रांचिंग है। लेकिन अगर लीफ के नीचे से ब्रांच निकल रही है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग। तो इसमें लीफ के नीचे से निकलती है, ये कंडीशन होती है ब्रांच की, और ये वाली कंडीशन नहीं होती, जो कि एक अनकॉमन चीज़ है। जो एंजियोस्पर्म है या बड़े प्लांट है उसमें ज़्यादातर एक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं। लीव्स को हम देखें तो वो सेसाइल होती हैं, कोई स्टॉक नहीं होता, ऑब्लोंग ओवेट होती हैं, एंटायर मार्जिन होता है, अपेक्स इनका पॉइंटेड होता है, और स्पायरली अरेंज होती हैं जैसा पिछले फिगर में दिखाया था। लीव्स में एक सिंगल मिडरिप भी पाई जाती है, और लीव्स की जो फिलोटैक्सी होती है वो 1/3 होती है, और जब ज़्यादा डेंस हो जाता है तो ये 3/8 हो जाती है मेच्योरिटी पर, जब ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो एक एक्सिस है उसके ऊपर 3 पत्तियां हैं, या फिर हम उसमें ब्रांचिंग हो जा रही है तो उसमें पत्तियों की संख्या बढ़ी जा रही है, इस तरह से ये नंबर बढ़ा लेते हैं। तो लीफ को हम देखें, अगर उसके नेचुरल फोटो देखें तो यहाँ पर आपको ये पॉइंटेड अपेक्स दिख रहा है, इस लीफ में भी दिख रहा है, इस लीफ में भी दिख रहा है। शेप है वो ऑब्लोंग ओवेट टाइप का होता है, इस तरह का होता है। कोई भी यहाँ पर आप देखें, यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई भी जो पीटियोल जैसी रचनाएं होती हैं वो नहीं होती, तो ये इसको कहते हैं सेसाइल। अगर पीटियोल नहीं है तो लीफ को हम कहते हैं सेसाइल। और उसके बाद इसमें ये मिडरिप दिख रही है, ये इसका एक विंग दिख रहा है मिडरिप के एक तरफ का, और एक ये दिख रहा है। और ये पूरा इसमें सेलुलर होता है, सब क्लोरोप्लास्टिक होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरी ग्रीन पत्ती आपको दिखाई पड़ रही है। अरेंजमेंट आप देख लीजिए, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर लीव्स कम होती हैं, जैसे जैसे ऊपर जाती हैं डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। तो शुरू में 1/3 फिलोटैक्सी होती, बाद में 3/8 मेचोरिटी पे हो जाती है। ये बात हो गई।
तो थोड़ा अगर और हम लीफ को डिटेल में देखते हैं तो एक लीफ जो ऑबोवेट शेप की है, जो शेप आपको दिख रहा है, ये ऑबोवेट है और ये एक बल्ब लाइक क्लस्टर में ग्रो करती हैं। तो जहाँ से भी ये स्टेम है और यहाँ पर इसके एक पीछे इस तरह से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसी तरह से और ये निकल आएंगे। तो ये क्लस्टर बन जाता है जिसे कहते हैं बल्ब लाइक क्लस्टर। और 3 से 8 मिलीमीटर लॉन्ग स्टेम के ऊपर ही ये रहती हैं। तो नीचे से 3 मिलीमीटर के बाद शुरू होती हैं और 8 मिलीमीटर तक लेंथ अगर जा रही है तो वहाँ तक ये लीफ आपको मिल जाएंगी। लीव्स को अगर हम बारीकी से देखें तो 2 से 4 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं। तो ये लेंथ 2 से 4 मिलीमीटर हो गई। अपेक्स इसका एक्यूट होता है, जो आपको ये दिख रहा है एक्यूट अपेक्स। हल्के से सिरेशन होते हैं। तो सिरेट मार्जिन का मतलब है कि हल्के हल्के आपको लेयर से दिखाई पड़ती है। बहुत गौर से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो ये स्मूथ दिखती है। मिडरिप जो है वो शुरू होती है और शुरू होने के बाद जो अपेक्स है उससे बिल्कुल थोड़ा पहले ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ तक आके ये ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक नहीं पहुँचती। यहाँ से यहाँ तक ये मिडरिप जा रही है। लीफ सेल्स की बात हम करें तो ये इन्फ्लेटेड टाइप की होती हैं। सब हेक्सागोनल इनका शेप होता है, शॉर्ट रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं और नैरो मार्जिन पे होते हैं। और जो ऑब्लोंग बेस पर हैं तो बेस के ऊपर थोड़ी लंबी हो जाती हैं। यहाँ पर हम तो देखते हैं कि सेल्स लंबी हो जाती हैं, यहाँ तक छोटी होती हैं। सबसे छोटी ऊपर होंगी, उसके बाद मीडियम साइज़ की, उसके बाद लंबी सेल्स होंगी। तो इस तरह से लीफ में अलग अलग जोन में अलग अलग इसकी लंबाई देखने को मिलती है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं। तो एक्सिस की टीएस हमें करनी होती है, प्रैक्टिकल में भी ये काम करना होता है। तो इसमें जब हम टीएस करते हैं तो एपिडर्मिस दिखती है, जो आपको ये लेयर दिख रही है, यहाँ पर ये लेयर दिख रही है। कॉर्टेक्स दिखता है, कॉर्टेक्स पूरा यहाँ से यहाँ तक का जोन है जो यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है। उसके बाद आपको सेंट्रल कंडक्टिंग स्टैंड दिखता है, जो यहाँ पर ये दिख रहा है और यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये तो फिगर है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, स्टेन किया हुआ। एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर की पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और जिसमें जो सेल्स होते हैं वो टेंजेंशियली इलोंगेटेड क्लोरोफिलस सेल्स होते हैं। क्यूटिकल और स्टोमेटा इसमें एब्सेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें तो इसमें एपिडर्मिस के बाद कॉर्टिकल रीजन आता है। ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द एपिडर्मिस एंड कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है ये पूरा कॉर्टिकल जोन है। यंगर पार्ट जो कॉर्टेक्स का है वो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, लेकिन ओल्डर पार्ट में ये स्टोरेज टाइप का हो जाता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाते हैं। मेच्योरिटी के ऊपर जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स की वो थिक वॉल हो जाती हैं और रेडिश ब्राउन कलर की भी हो जाती हैं, जबकि जो इनर सेल्स हैं वो थिन वॉल रहती हैं। तो जैसे जैसे मेच्योर होता है तो बाहर से अंदर की तरफ जो थिकनिंग है वो बढ़ती रहती है। उसके बाद बात आती है सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड की, जो आप ये देख रहे हैं, ये बीच वाला पोर्शन जो छोटे सेल्स का बना हुआ है। तो ये लॉन्ग नैरो थिन वॉल डेड सेल्स का बना होता है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तभी से ये पूरी एक पाइप की तरह काम करता है। ये सेल्स जो हैं इनको आजकल के वक्त में हम जो नया नामकरण पड़ा इसमें हाइड्रोइड्स कहते हैं, जो कि पानी का संचारण इधर से उधर करते हैं। तो कंडक्टिंग स्टैंड हम ये मानते हैं कि मॉसेस में बनना शुरू हो गए थे, हालांकि जाइलम फ्लोएम जैसे नहीं बने थे। तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत ही एडवांस मॉस है जो आप पढ़ रहे हैं फ्यूनेरिया, तो इसमें इस तरह के हाइड्रोइड्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो वाटर सोल्यूट का कंडक्शन ऊपर की तरफ करते हैं, नीचे से राइजोइड से ऊपर कैप्सूल तक। अब पत्ती का अगर हम टीएस काट के देखें तो इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। बीच में आपको ये मिडरिप वाली 2-3 सेल्स दिख रही हैं, उसके बाद आपको एक तरफ ये विंग दिख रहा है, एक तरफ ये विंग दिख रहा है। बीच का पोर्शन मिडरिप की वजह से थोड़ा थिक होता है, क्योंकि बीच में पत्तियों में भी सेल्स जो हैं वो 1-2 लेयर में होती हैं, जबकि जैसे जैसे मार्जिन पे आप जाते हैं तो सिंगल लेयर की सेल आपको सिंगल लेयर ही दिखती है एक सेल की। तो इसमें क्या है कि 2 लेटरल विंग्स हो गए, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, बीच में आपको मिडरिप वाला रीजन दिख रहा है और इसमें सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस पॉलीगोनल सेल्स आपको दिख रही हैं, जो ये सेल्स हैं इन्हीं की बात हो रही है। और ये सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, जो ये ब्लैक कलर से डॉट बने हुए ये सब क्लोरोप्लास्ट हैं। सेंट्रल पार्ट जो मिडरिप का होता है वो नैरो होता है और कंडक्टिंग स्टैंड की तरह काम करता है, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसी को हम कहते हैं हाइड्रॉइड। तो इस तरह से लीफ का जो टीएस आप बनाते हैं एग्ज़ाम में आता है, ये थ्योरी में प्रैक्टिकल में दोनों में आ सकता है। तो इसमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और जितना अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा।
अब बात आती है रिप्रोडक्शन फ्यूनेरिया की। तो फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन जैसे और ब्रायोफाइट्स में दो तीन मोड होते हैं, यहाँ पर भी वही बात है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें पहला जो केस है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो जो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनती है स्पोर जर्मिनेट होने के बाद वो मल्टीप्लाई करती है और उससे बहुत से प्लांट बन जाते हैं। तो जब भी कभी फ्यूनेरिया के केस में स्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं तो ब्रांच फिलामेंटस मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। इन इट सर्टेन कलरलेस सेपरेशन सेल्स आर फॉर्म बाय इंटरकैलरी डिवीजन। अब इसमें ये इंटरकैलरी डिवीजन ये हो रहे हैं, जो डिवीजन आप देख रहे हैं इसी को कह रहे हैं इंटरकैलरी डिवीजन होते हैं। और ये जितने भी डिवीजन होते हैं अगर ये अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग होने के बाद हर फ्रेगमेंट एक नया प्लांट बना सकता है। तो अगर इसके आपने इतने हिस्से कर दिए तो उतने ही नए प्लांट बन जाते हैं जब सीज़न इसका अच्छा चल रहा होता है। तो सारी बड जो है वो एक लीफी गेमेटोफोर बना सकती हैं जो यहाँ से निकलेंगी। जैसे एक ये प्रोटोनिमा बनी प्राइमरी और उसके ऊपर एक ये सेपरेशन आया। अब ये सेपरेशन ये अलग हो सकता है, यहाँ से ये प्लांट अलग बन सकता है, ये प्लांट अलग बन सकता है। और दूसरे केस में ये सेपरेशन आया और इस सेपरेशन से बड बनती हैं, बड भी मल्टी सेलुलर बनेंगे। और ये बड जब अलग हो जाती हैं ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, यहाँ गिर जाएंगे और इसके बाद इनमें डिवीजन चलता रहेगा और प्लांट जो है हमारा बन जाता है। तो इसी को कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा में ये भी स्ट्रक्चर है कि फ्रेगमेंट भी बना सकते हैं, फ्रेगमेंट के अलावा जो सेपरेशन के मार्क्स हैं वहाँ से निकलने वाले बड्स भी बना सकते हैं। जैसे ये बड आपको दिख रही है और ये आपको प्राइमरी प्रोटोनिमा दिख रही है। इसके अलावा कुछ केसेस में जीमा भी बनते हैं इन्हीं पर और ये जीमा भी सेपरेट होकर नए प्लांट बना लेते हैं। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होती है? जो प्रोटोनिमा है वो डेवलप करती है अदर देन जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो अगर वो जो जर्मिनेशन है स्पोर के अलावा कोई प्रोटोनिमल स्ट्रक्चर बनता है, एक तो स्पोर से जो जर्मिनेट हो रही है वो हमेशा प्राइमरी प्रोटोनिमा होगी। लेकिन अगर स्पोर के अलावा कोई प्रोटोनिमल स्टेजेस बन रही हैं तो वो कहलाएंगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा जैसा स्ट्रक्चर है लेकिन वो स्पोर के जर्मिनेशन से ना बनकर किसी और वजह से बन रहा है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब ये किससे बन सकता है? तो इट में डेवलप फ्रॉम एनी डिटैच लिविंग पार्ट ऑफ द गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट का कोई भी पार्ट जो डिटैच हो गया है और उससे जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर शुरू में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे। अब ये डिटैच पार्ट क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं स्टेम डिटैच हो गया, लीफ डिटैच हो गई, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, पैराफाइसेस, स्टेराइल सेल्स ऑफ द कैप्सूल, सीटा। और जो राइजोइड्स हैं वो एक्सपोज होते हैं सनलाइट की तरफ तो ये भी जो है ग्रीन हो जाते हैं और ग्रीन होने के बाद इनमें भी क्षमता आ जाती है कि इनके भी जो पार्ट्स हैं वो प्रोटोनिमा बना लें। तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि स्पोर के अलावा अगर कहीं पर किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से अदर देन स्पोरोफाइट, स्पोर का तो उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता, गेमेटोफाइट के किसी भी पार्ट से अगर कोई फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है और बाद में वो प्लांट बना लेता है तो उस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये प्रोटोनिमा देख सकते हैं जिसमें आपको ये बीच बीच में सेप्टा दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर ये टुकड़े भी अलग हो जाएंगे तो भी ये बन जाएंगे नए प्लांट। और इस तरह से चलेंगे तो जो इनमें जहाँ जहाँ पे आप ये सेपरेशन देख रहे हैं यहाँ पे बड्स बन जाएंगे, ये भी नए प्लांट को बना देंगी। उसी का एक डायग्रामेटिक व्यू है। यहाँ पर आप जो इसके सेप्टा है वहाँ पर बनते हुए जीमा देख रहे हैं, यहाँ पर ये बड देख रहे हैं, ये अलग हो जाते हैं और नए प्लांट बना लेते हैं। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस प्लांट में होता है। अब जीमा को देख लीजिए। तो जीमा मैंने पीछे फिगर में दिखा दिया था लेकिन यहाँ पर भी जीमा है। अब ये यहाँ पर ध्यान देना है कि जो लीवर वर्ल्ट है उसमें फेवरेबल कंडीशन में बनता है लेकिन यहाँ पर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये प्रोसेस होती है। और इसमें होता है क्या है, टर्मिनल सेल जो प्रोटोनिमल ब्रांचेस की होती हैं वो डिवाइड करती हैं ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र डिवीजन है, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। और एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है जिसमें 10 से लेकर 30 सेल तक हो सकती हैं। तो ये यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 और इसके पीछे भी इतनी होंगे तो ये 12 सेल हो गई हैं। 12 से ये बढ़ के 30 तक हो सकती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये ऐसे ही पड़ा रहता है ज़मीन में। जब अगला फेवरेबल सीज़न आता है तो जर्मिनेट करके नया प्लांट बना लेता है। उसके बाद एक बल्बिल भी स्ट्रक्चर होता है, ये भी जिमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन ये राइजोइड से बनते हैं और सबस्टेटम के अंदर बनते हैं। तो अगर कोई पूछे कि क्या फ़र्क है जीमा में और बल्बिल में, तो जो जीमा है वो सबस्टेटम के ऊपर बनते हैं, जो बल्बिल हैं वो सबस्टेटम के अंदर बनते हैं और इनको हम बल्बिल कहते हैं। इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता लेकिन फिर भी इसमें अच्छा फूड मटेरियल स्टोर रहता है और ये तब तक अपने आप को बचा के रखते हैं जब तक अगला फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए।
तो दो डिफरेंसेस हो गए इसमें, एक तो ये ज़मीन के अंदर बनता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट एकदम नहीं होते, और जो जीमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट थोड़े बहुत होते हैं, वो ज़मीन के ऊपर बनता है। एपोस्पोरी की जो बात हुई थी पहले भी हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट से बनना, गेमेटोफाइट बन रहा है स्पोरोफाइट से बन रहा है, लेकिन इसमें स्पोर्स नहीं बनते, तो ये चीज़ डिवाइड होती है, ये नहीं होती, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। इसी प्रोसेस को एपोस्पोरी कहते हैं। एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, तो स्पोर के अलावा कोई भी वेजिटेटिव सेल स्पोरोफाइट की वो ग्रीन प्रोटोनिमल फिलामेंट बना सकती है, जिसमें बाद में बडिंग बडिंग होकर एक नया लीफी गैमेटोफोर बन सकता है। तो स्पोर के अलावा कोई भी पार्ट अगर नया एक गैमेटोफोर बनाने की क्षमता रखता है तो उसे कहते हैं एपोस्पोरी। द गैमेटोफोर दस फॉर्म आर डिप्लॉयड, इस तरह से जो गैमेटोफोर बनेगा अगर स्पोरोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड होता है, ये 2n होता है। अब इससे जो बन रहा है तो वो जो स्पोरोफाइट के पार्ट से बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा, क्योंकि स्पोरी उसमें ऐसे होते हैं जो हैप्लॉयड हो जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सच गैमेटोफोर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रापोलाइड। अब इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये 2 × 2 बन के 4n जाइगोट बना लेंगे, और जो स्पोरोफाइट है वो टेट्रापोलाइड नेचर का बनेगा, लेकिन ये स्टेराइल होगा और इसमें जो है कोई भी स्पोर नहीं बनते। तो इस तरह की जनरेशन हमें एक आध बार देखने को मिल सकती है कि बन गई एक्सीडेंटली, लेकिन वो आगे चल के एक पॉपुलेशन में बदल नहीं पाती, क्योंकि ये जो प्लॉइडी है ये बदल जाती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लाइफ साइकिल आगे जाने के लिए आपको पता है कि हैप्लॉइडी का रिगेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इंसिडेंटली बन तो सकते हैं लेकिन ये आगे बढ़ नहीं सकते, इसको कहेंगे एपोस्पोरी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल हो गया, वेजिटेटिव हो गया, इसके बाद अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस होता है जो सभी ब्रायोफाइट में होता है। इसमें मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम है, फीमेल स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम है। फ्यूनेरिया जो है मोनोशियस होता है, इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे होते हैं, और इसको साथ साथ ऑटोशियस भी कहते हैं, क्योंकि जो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया करते बनते हैं वो सेपरेट ब्रांचेस पे बनते हैं। तो जब कभी एक ही प्लांट में दोनों चीज़ें हों लेकिन ब्रांचेस सेपरेट हों तो उनको हम ऑटोशियस कंडीशन कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर बॉर्न ऑन लीफी गैमेटोफोर इन टर्मिनल क्लस्टर। अब जो लीफी गैमेटोफोर है उसी पे बनते हैं, लेकिन जो टर्मिनल पार्ट होता है उसी पे बनते हैं। मेन शूट जो होती है लीफी गैमेटोफोर की वो एंथीडिया को कंटेन करती है, और ये मेल ब्रांच कहलाती है। फीमेल ब्रांच जो है वो लेटरल ग्रोथ से आउट ग्रोथ होती हैं, और ये इनके जो मेल ब्रांच के बेस हैं वहाँ पर ये आर्चिगोनिया होती है। तो मेल से इनकी पोजीशन थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। इट ग्रोज हायर देन द मेल ब्रांच, उसके बाद ये ग्रो करके मेल ब्रांच से ऊपर चले जाते हैं। फ्यूनेरिया जो है प्रोटंडस होती है, इसका मतलब ये है कि जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर होता है फीमेल पार्ट से। इस तरह की कंडीशन को प्रोटेंडस कंडीशन कहते हैं। ये भी टर्मिनोलॉजी में आप ध्यान में रखिए कि प्रोटेंडस कंडीशन किसे कहते हैं, जहाँ पर एंथीडिया का मैच्योरेशन आर्चिगोनिया से पहले हो। इसकी वजह से जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो ये प्रभावी तरीके से यहाँ पर लागू होता है। अगर दोनों एक से टाइम पर हो जाएं तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए प्रोटेंडस कंडीशन बहुत अच्छी एक कंडीशन होती है जिस जो बढ़ावा देती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। ये फिगर है जहाँ पर आप मेल ब्रांच या फिर एंथीडियोफोर देख रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि ये जो टिश्यू है पूरा ये गेमेटोफाइट का है, जहाँ ये कुछ सेल्स एंथीडिया बनाती हैं, और उसके बाद ये आपको बनती हुई एंथीडिया दिखाई पड़ रही हैं। ये जो चीज़ें बन रही हैं मल्टी सेलुलर, ये पैराफाइसेस होती हैं, स्टेराइल होते हैं, और ये सब इनको कवर करके रखते हैं ताकि ये डेसिकेट ना होने पाए। तो मेल ब्रांच जो इस डायग्राम में शो हो रही है वो कॉन्वेक्स शेप की होती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कॉन्वेक्स शेप की, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ रेडिश ब्राउन और ऑरेंज एंथ्रीडिया पाए जाते हैं, और एक साथ सारे मैच्योर नहीं होते, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट की हमें एक ही एंथ्रीडियल हेड में देखने को मिल जाती हैं। अब प्रोजेक्टेड जो एंथ्रीडिया हैं वो सराउंडेड होते हैं स्प्रेडिंग लीव्स को, जिसको कहते हैं पेरिगोनियल लीफ। ये जो पत्तियां हैं इस तरह की, इनको हम कहेंगे पेरिगोनियल लीफ, और ये तो पैराफाइसेस हैं ही है। एंथ्रीडियल क्लस्टर विद सराउंडिंग पेरिगोनियल लीव्स आर कॉल्ड पेरिगोनियम। अब अगर पेरिगोनियम लीफ भी दिख रही हैं, एंथ्रीडिया भी दिख रहे हैं, तो इनको हम एक टर्म दे सकते हैं पेरिगोनियम। द एंथ्रीडिया आर इंटरमिंगल्ड विद लार्ज नंबर ऑफ स्टेराइल हेयर, जो कि स्टेराइल होते हैं, और इसको पूरा जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है उसको कवर करके रखते हैं। इन सबको हम कहते हैं पैराफाइसिस। तो सिंगल में इसको कहें तो पैराफाइसिस कहेंगे, प्लूरल बोलेंगे तो पैराफाइसिस। तो एस ई एस कहेंगे तो प्लूरल है, एस आई एस कहेंगे तो सिंगुलर है।
ये पैराफाइसिस जो है वाटर को स्टोर करके रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एंथ्रीडिया को, ताकि उसमें डेसिकेशन ना हो, और फोटोसिंथेसिस और डेhiscence ऑफ एंथ्रीडिया इसमें अपना बहुत अच्छा योगदान देते हैं। तो इनकी ज़रूरत होना बहुत ही अच्छी बात होती है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो इसका हेड है, और इसके बाद इसमें किनारे की तरफ जो पत्तियाँ निकल रही हैं वो इसमें पेरिगोनियल लीव्स हैं। बीच में जो आपको ये गोल गोल रचनाएं दिख रही हैं बड़ी बड़ी मल्टी सेलुलर, ये पैराफाइसिस है, और ये जो है ये मेल पार्ट हैं जिनको हम कहते हैं एंथ्रीडिया। यहाँ पर ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं, ये तो एंथ्रीडिया बन रही हैं ये सब, और इसके अंदर बीच में आप एंड्रोसाइट का मास है वो भी देख रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की। यहाँ पर ये आप इसके साथ में जो पैराफाइसिस है वो देख रहे हैं, और बिल्कुल किनारे की तरफ जो लीव्स के हिस्से हैं उनको हम कहेंगे पेरिगोनियल लीव्स। तो अब अगर स्ट्रक्चर की लिखने को आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो एंथ्रीडियम जो है वो क्लब शेप स्ट्रक्चर है जो कि दो हिस्सों में बटा होता है। एक मल्टी सेलुलर छोटा सा स्टॉक होता है और एक बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम होती है। जो बॉडी ऑफ एंथ्रीडियम होती है इसमें बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर की स्टेराइल जैकेट होती है जो कि पॉलीहेड्रल फ्लैट सेल से बनी हुई होती है। और शुरू में ये जो सेल्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती हैं, लेकिन बाद में क्लोरोप्लास्ट इसमें हट जाता है और उसका कलर बदल के रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैकेट का काम ही यही होता है कि वो एक बहुत लंबा बहुत बड़ा सा मास एंड्रोसाइट का, जो कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स भी उनको कह सकते हैं, उसको ये कंटेन करके रखते हैं। मेच्योरिटी की में जब होता ही है कि जब मैच्योर होता है तो जो इसका डिस्टल एंड है एंथ्रीडियम का वो वहाँ पर 1 और 2 थिक वॉल्ड सेल होती है, और ये एक ढक्कन की तरह काम करती है जिसको कहते हैं ओपरकुलम। और ये अपरकुलम जो है वो मेच्योरिटी पे म्यूसिलेजिनस हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, जिससे इसका साइज़ बढ़ता है। और साइज़ बढ़ने के साथ साथ ये ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उतना साइज़ बढ़ने के लिए उसमें जगह उतनी नहीं होती, तो जाहिर सी बात है वो ब्रेक हो जाएंगे, और एक छोटा सा नैरो पोर क्रिएट हो जाता है जिससे एंड्रोसाइट बाहर की तरफ निकल आते हैं, वूज आउट हो जाते हैं, और फिर बाहर की तरफ तैरते हुए वो फीमेल की तरफ पहुंचते हैं। तो ये अगर स्टॉक हम देख लें, यहाँ पर ये इस तरह से एक ऊपर की तरफ ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, और यहाँ से सब ये स्पोर्स जो इसके गैमेट्स हैं, सॉरी मेल गैमेट्स, बाहर की तरफ आ जाते हैं। डेवलप कैसे होता है, तो थैलस की कोई भी सेल एक लार्ज होती है, वो एंथ्रीडल इनिशियल सेल होगी, उसके बाद उसमें डिवीजन होना शुरू होते हैं। एक बेसल सेल बनती है, एक एपिकल सेल बनती है, बेसल सेल में फिर डिवीजन होंगे, और वो बेसल सेल है और फिर एपिकल सेल है, इसमें भी डिवीजन होंगे, और डिवीजन होने के साथ साथ उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, इसके साथ साथ उसका शेप भी बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। फिर इसमें ये पेरिक्लानल डिवीजन होंगे, यहाँ पर एक बाहर की लेयर बन जाएगी जो कि कवरिंग बनाएगी, जो बाद में चल के जैकेट बन जाएगी, और बीच की बनेगी जो कि एंड्रोसाइट्स बनाएगी। और इस तरह से ये मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद जो एंड्रोसाइट्स हैं वो ढेरों बन जाते हैं इस कैविटी के अंदर, और फिर एंड्रोसाइट जो हैं वो अपने आप को मेटामॉर्फोसिस कर लेते हैं, और इस तरह का मेल गैमेट या एंथ्रोसाइट्स बनते हैं, और ये रिलीज़ होकर फिर पानी के ज़रिए पहुंचते हैं आर्चिगोनियम की नेक से। इसका अगर हम टीएस करें तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। बाहर ही आपको जैकेट लेयर दिख रही है, अंदर की तरफ आपको ये मास्क वाली जगह दिख रही है। अब बात कर लेते हैं फीमेल ब्रांच या फिर आर्चिगोनिया 4 की। तो इसमें भी स्ट्रक्चर वही है, ये नीचे का टिश्यू ये गेमेटोफिटिक टिश्यू है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि लंबे लंबे फ्लास्क नुमा आर्चिगोनियम निकल के जा रहे हैं, जो बाहर की तरफ जो कुछ लीव्स हैं उनसे कवर हैं, और बीच बीच में आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर होता है कि अगर हम एलएस करें, ये भी है क्या है, ये एलएस है। एलएस करें तो वहाँ पर फीमेल ब्रांच में हमें बहुत से आर्चिगोनियम दिख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर के आर्चिगोनियम दिख रहे हैं, और ये इंटरमिंगल्ड होते हैं पैराफाइसिस से। ये जो जितने पिंक कलर के दिख रहे हैं ये सब पैराफाइसिस दिख रहे हैं। टर्मिनल सेल जो होती है वो स्वलन नहीं होती पैराफाइसिस की, तो वो आपको इस तरह से टॉप पर जो हल्के गहरे कलर की आ रही है वो आ रही है कि ये टर्मिनल सेल है। क्लस्टर ऑफ आर्चिगोनिया जो है पूरा इनक्लोज होता है फोलियज लीफ से, जो बाहर की तरफ लीफ निकलेंगी यहाँ से, और यहाँ से ये फोलियज लीफ हो जाएंगी, और इनको हम कहेंगे पेरिकिटियल लीफ या फिर फोलियज लीफ। तो फीमेल मेल में जब होती हैं तो पेरिगोनियल कहते हैं, फीमेल में ये पत्तियों को पेरिकिटियल कहते हैं।
द आर्चिगोनियल क्लस्टर विद द सराउंडिंग पेरिकेटियल लीव्स इज कॉल्ड पेरिकेटियम। और अगर ये पूरा स्ट्रक्चर हम देखें तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि ये पेरिकेटियम है। अगर पत्तियां इसमें साथ में आ रही हैं तो पेरिकेटियम है, नहीं तो फिर ये आर्चिगोनियोफोर का हेड ही कहलाया जाएगा। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है, इसमें भी आप वही चीज़ देख लीजिए। बाहर की तरफ ये ग्रीन लीव्स हैं, अंदर की तरफ ये पैराफाइसिस हैं, ये आर्चिगोनियम का क्लस्टर है। तो इसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं। बाहरी लीव्स हो गई जो पेरिकेटियल लीव्स हैं, अंदर की तरफ ये पैराफाइसिस हो गए, और उसके बीच में उनके बीच में इंटरमिंगल्ड जो आर्चिगोनियम में वो हो गए। और ये गैमेटोफिटिक टिश्यू है जिसके ऊपर ये सारा कुछ बना है। सिंगल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक सेल दिखाई पड़ेगी, एक वेंटर कैनाल सेल दिख रही है, और ये नेक सेल्स होती हैं। नेक सेल्स इसमें कई ज़्यादा 6, 7, 8 हो सकती हैं, तो इसमें इसी वजह से ये लेंथ बहुत लंबी होती है। और नीचे का ये सोलन पार्ट जो है ये वेंटर कहलाता है, ये भी गैमेटोफिटिक पार्ट है। तो इसमें वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है जो आप देख रहे हैं कि फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये नीचे की तरफ फीमेल ब्रांच से अटैच होता है जो गेमेटोफिटिक टिश्यू है उससे जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद ये ग्लोबुलर पोर्शन बनता है जिसको कि हम वेंटर कहते हैं, और उसके बाद इसमें लंबी एक नेक बनती है। तो ये सभी कुछ जो है वो एक जो नेक है उसमें 6 वर्टिकल रोज ऑफ सेल होती हैं। तो नेक सेल्स यहाँ पर 6 होती हैं, इससे पहले आपने 4 पढ़ी थी। नेक कैनाल सेल्स होती हैं, वेंट्रल वॉल होगी, और उसके बाद इसमें वेंट्रल कैनाल सेल होगी, एक्सेल होगी, और इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो ये इसका हेड हो गया, और ये सिंगल आर्चिगोनियम हो गई। अब डेवलपमेंट इसका भी मेल की तरह होता है। कोई एक सेल अपने आप को आर्चिगोनियल इनिशियल की तरह बदल लेगी, उसके बाद फिर उसमें डिवीजन होंगे। एक स्टॉक सेल बन रही है, एक मदर सेल बन रही है, उसके बाद नीचे की स्टॉक सेल है उसमें डिवीजन रुक जाएंगे, और ऊपर की सेल में फिर डिवीजन वेरियस प्लेन्स में होंगे जिसमें अलग अलग सेल्स बनेंगी, कुछ जैकेट की तरह काम करेंगी जैसे आप ये देख रहे हैं। ये आउटर सेल की लेयर आ गई पेरिक्लिनल डिवीजन की वजह से, ये जैकेट इसकी बनाती रहेगी, और बाकी अंदर की सेल्स अपने आप को फिर बदल लेंगी। इसमें कुछ तो नेक कैनाल सेल्स बन जाएंगी, कुछ वेंटर कैनाल सेल बनेंगी, और कुछ एक जो है उसमें एक्सेल बनेगी। तो इस तरह से इसका भी निर्माण होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो फ्यूनेरिया में है जैसे बाकी ब्रायोफाइट में होता है बिल्कुल ही वैसा ही होता है। तो वाटर इसेंशियल होता है इसमें। ओपर्कुलम सेल जो होती हैं वो रप्चर करती हैं एंथीडियम की, और उससे एंथ्रोजोइड बाहर निकल के आते हैं। और जब ये आर्चिगोनियम की नेक तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर नेक कैनाल से वेंट्र कैनाल से डिसइंटीग्रेट कर जाती है, और म्यूसिलेज मास बनता है। ये म्यूसिलेज मास वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इनको अट्रैक्ट करता है, कीमोटेक्टिक मूवमेंट होता है। और ये म्यूसिलेज मास में बेसिकली जो इसकी केमिकल एनालिसिस की गई है तो शुगर का होता है जिसकी तरफ ये आकर्षित होते हैं। और जब आकर्षित हो जाएंगे तो ये कवर सेल के आसपास पहुंच जाते हैं। तब तक कवर सेल भी अपना दोनों रप्चर कर जाती हैं, और एक इधर एक उधर चली जाती है, और बीच में रास्ता बन जाता है, जिससे होते हुए ये जो एंथ्रोजॉइड हैं ये पहुंच जाते हैं एक सेल तक, और उसमें से कोई एक उसको फर्टिलाइज करता है, और उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि रोजेट लाइक जो पेरिगोनियल लीव्स होती हैं जो कि आर्च जो एंथीडियम में बताई थी, उनमें स्प्लैश कप मैकेनिज्म होता है, पानी की बूंदें उस पर गिरती हैं, और वो अपने आप में जो रेन ड्रॉप है वो एंथ्रोजॉइड को अपने साथ फंसा के दूर दूर तक फेंक देती हैं, जिससे वो आसानी से लंबा लंबा डिस्टेंस पार कर लेते हैं। ये आपको इसका वीडियो भी दिखाया होगा, नहीं दिखाया है तो मैं दिखा दूंगा। तो बहुत से एंथ्रोजॉइड इंटर कर गए आर्चिगोनियल नेक के आसपास, और केमिकल रिस्पांस की वजह से कीमोटेक्टिक मूवमेंट है, ये भी बात याद रखनी है। फ्यूज़न हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और जो यूनियन है फीमेल और फीमेल न्यूक्लियाई की वो 10 घंटे में पूरी हो जाती है, और 10 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाता है, और जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो भी ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज़ शुरू हो जाती है। तो ये गैमेटोफिटिक फेज़ ख़त्म होते ही फिर ये चीज़ें बनना शुरू होती हैं। तो स्पोरोफिटिक फेज़ में आप देखते हैं कि जाइगोट जो होती है फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक फेज़ की, और डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट ये वेंटर में ही होता है आर्चिगोनियम के। तो जो फीमेल ब्रांच है उसी पे हमेशा कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेमी पैरासिटिक इन नेचर होता है। तो थोड़ा बहुत ग्रीन होता है, थोड़ा बहुत अपने आप कर सकता है, बाकी ये गेमेटोफाइट पे पैरासाइट की तरह काम करता है। इसके अपने 3 जोन होते हैं, फुट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है। तो ये आप कैप्सूल देख रहे हैं, इसके नीचे सीटा होगा, और एम्बेडेड फुट होता है तो वो दिखता नहीं कभी। यहाँ पर आप ये रिम देख रहे हैं, ये पेरिस्टोमियल रिम है, यहाँ से यहाँ तक ये इसमें ओपर्कुलम है। उसके बाद ये एनुलस है, ये ओपर्कुलम है, ये एनुलस है, ये पेरिस्टोमियल रिंग है, और ये टीका है कैप्सूल का। तो ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आते हैं। तो जो कलरफुल स्पोरोफाइट इसमें होता है क्योंकि उसमें अलग अलग कलर अभी आपने पीछे फिगर में देखे ही हैं।
तो ये बन जाता है और इसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो भी जाता है। येलोइश कलर का जो स्टॉक होता है जिसे सीटा कहते हैं, ये कैप्सूल बेयर करता है जिसकी लंबाई जो है वो 20 से 50 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। तो आपने प्लांट में देखा था कि वो 3 से 8 मिलीमीटर लॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर अकेले कैप्सूल की लंबाई 20 से 50 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। तो बहुत प्रोमिनेंट, बहुत कॉन्स्पिकुअस कैप्सूल बनते हैं। द डिस्टिंक्ट कैप्सूल इज हॉरिजॉन्टल एंड पेंडेंट। और ये जो कैप्सूल होते हैं हॉरिजॉन्टल और पेंडेंट, जो मैंने आपको बताया था, इस तरह से नीचे की तरफ झूलते हुए होते हैं। यहाँ तक तो ग्रो करके सीधे जाते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ झूल जाते हैं। तो ये 3 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, रेडिश ब्राउन एसिमेट्रिकल कंडीशन होती है, कर्व्ड होते हैं। और पेयर शेप्ड, जैसे पेयर होता है उसका शेप लगभग होता है, ऑब्लिक माउथ होता है। और डीप लॉन्गिट्यूडनल फरोज होती बन जाती हैं जब ये सूखता है। अभी तो जो आपने देखा था वो सूखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे वहाँ पर आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल फरोज, थोड़ी छोटी नालियाँ जैसी, सुकड़न जैसी बन जाती है वहाँ पर। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये थोड़ा सिकुड़ के ये लॉन्गिट्यूडनल फरोज बन रही हैं, जो नालियाँ बन रही हैं लॉन्गिट्यूडनल फरोज बन रही हैं। यहाँ पर आप ये पेरिस्टोमियल टीथ देख रहे हैं, ये बॉडी ऑफ कैप्सूल आप देख रहे हैं, ये सीटा देख रहे हैं। इसी में और मैग्नीफाई करके अगर हम सिर्फ कैप्सूल का अपर पार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें दो रोज में पेरिस्टोम दिखाई पड़ता है। ये आउटर रो है और ये इनर रो है। दोनों के कलर भी हल्के हल्के फ़र्क आ रहे हैं। ये कलर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी है जो बहुत ही अच्छी है, आपको यहाँ दिख रही है। साथ ही साथ ये आपको स्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं जो इधर उधर चिटके हुए हैं। पीछे ये कैप्सूल वॉल है। और इसको मैग्नीफाई देखें तो जो स्केल्स रहते हैं दो रो में, तो एक तो ये पतले वाले स्केल्स आ रहे हैं जो इनर रो बना रहे हैं, एक ये बड़े वाले स्केल आ रहे हैं जो आउटर रो बना रहे हैं। और इसमें भी ये ट्रांसफर्स इनोवेशंस पाए जाते हैं। तो ये जो जब भी इस तरह का स्केल दिखे जो बड़ा सा और बीच बीच में ट्रांसफ़र इनोवेशन मिले, तो ये आउटर पेरिस्टोम टीथ होता है, न कि इनर का होगा। और ये स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं जो चित्रे हुए पड़े हैं गोल गोल। तो पहले यहाँ पर आप देखें ये पेरिस्टोम टीथ शुरू में है, जब ये अपना संकुचन वगैरह कर लेते हैं तो अंदर से पूरी जो जगह है वो खाली हो जाती है और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये पूरा एक एम्प्टी कैप्सूल पड़ा रहता है कुछ वक्त तक। बाद में ये सूख के ख़त्म हो जाता है। अब फुट और सीटा की भी बात कर लेते हैं। कैप्सूल की बात हो गई तो फुट जो है वो बेसल पोर्शन है स्पोरोगोनियम का। डैगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉनिकल सा, लगभग थोड़ा थोड़ा ऐसा सा यूँ होता है और यही एक्सटेंड कर जाता है। तो इतना हिस्सा तो गैमेटोफाइट में ही इसका दसा हुआ रहता है। बाकी ये फिर लंबा हो जाता है, लंबा होने के बाद ये सीटा आगे बन जाता है। सीटा लॉन्ग सिलेंडर हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर की तरफ टिप पे कैप्सूल होता है, नीचे तो फुट इसमें मौजूद है ही है। और अगर इसकी टीएस करके देखी जाए तो इसमें भी हमें एपिडर्मिस दिखेगी, कॉर्टिकल रीजन दिखेगा और सेंट्रल स्टैंड दिखेगा। तो लगभग जो एक्सिस का ओरिएंटेशन होता है सेल्स का, लगभग वैसे ही यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और बहुत पास पास होती हैं, और डायमीटर इसका कम होता है। स्टेम का डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन नंबर ऑफ़ सेल्स कम होती हैं, लेकिन सेल्स बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये ध्यान रखना। बाकी वही चीज़ें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और सेंट्रल स्टैंड। अब इंटरनल स्ट्रक्चर कैप्सूल का देखें तो कैप्सूल की एलएस बहुत बार पूछी जाती है। उसमें आपको यही फिगर जो ये बना हुआ है ये बनाना पड़ता है। ये हर जगह आपको इंटरनेट पे और किताबों में मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये कंडक्टिंग स्ट्रैंड जा रहा है। उसके बाद इसकी सेल वॉल में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं तो वो स्टोमेटा हो गए। और उसके बाद ये नीचे की तरफ ग्रीन होता है तो क्लोरेनकाइमा इसमें मिल जाता है। एपिडर्मिस बाहर की लेयर है। यहाँ पर आप बीच में ये सेंटर में कोलोमेला बनता है। तो जब सेंटर में कोलोमेला बनेगा तो इसके चारों तरफ ये स्पोर्स बनते हैं। तो ये एम्फिथिशियल ओरिजिन हो गई स्पोर्स की। और क्योंकि कैप्सूल हवा में रहता है तो बीच बीच में आपको एयर स्पेसेस भी मिल जाते हैं और ये बीच बीच में इनकी दीवारें भी मिल जाती हैं। इसको ट्रैकिया कहते हैं। तो ये फिगर आप लोग का ये होमवर्क के तौर पे है कि इस फिगर को आप कहीं से भी डाउनलोड कीजिए, यहीं से, यहाँ से भी आप इसका पिक ले सकते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट इसके देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो एग्ज़ाम में आता है। ये स्टोमेटा का जो पार्ट है उसे इनलार्ज करके दिखाया गया है। और इसी तरह से ये भी डायग्रामेटिक व्यू है जिसमें आप अलग अलग लेयर देख रहे हैं जो मैंने अभी दिखाई थी कि ये बाहर की तरफ आपको जो अपर कुलम है वो जब हट जाता है तो एनुलस दिखती है। एनुलस के बाद आपको आउटर पेरिस्टोमियल टीथ दिखेंगे और इनर पेरिस्टोमियल टीथ दिखेंगे और यहाँ पर ये रिम दिखती है। तो ये इस पार्ट का मैग्नीफाई व्यू है। और ये जो स्टोमेटा वाला पार्ट है ये पार्ट है, इसका मैग्नीफाई व्यू ये है। ये जब हम स्लाइड देखते हैं जिसमें एलएस हमें दिखाई जाती है तो उसमें हम
इस तरह से स्टेन करने के बाद सेफ्रेनिन से स्टेन है तो एक ही कलर इसमें आता है। बीच में आप कोलुमेला देख रहे हैं, एंडोजिनस, ये स्पोरोजिनस मास है दोनों तरफ। यहाँ पर एपोफाइसिस है, नीचे की तरफ सीटा है, ऊपर की तरफ ये अपर कुलम है, यहाँ पर एनुलस होगा। फिर उसके बाद ये रिंग पेरिस्टोमियल टीथ की रिंग आती है, आउटर इनर होगी। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हमें एलएस में देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें एपोफाइसिस हो गया, थीका हो गया। तो एपोफाइसिस क्या है, ये बेसल स्टेराइल पोर्शन है। तो बेस का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन जिसमें कोई भी स्पोर नहीं बन रहे हैं, ये एपोफाइसिस है। और जिसमें ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ये थीकल पोर्शन होता है। तो थीका जो है वो मिडिल होता है और हल्का सा बेंट है, जितना ये झुका हुआ है यही थीका है और इसमें स्पोर्स बनते हैं। और इसके ऊपर अपर कुलम होता है। साथ ही साथ जो एपोफाइसिस है वो पूरा स्टेराइल है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं। कुछ क्लोरोफिलस होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, कुछ कंडक्टिंग टिश्यू की तरह काम करती हैं। तो इसका मेन काम होता है इसको सपोर्ट देना, और ऊपर सारी प्रोसेस चलती है स्पोर फॉर्मेशन की। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो मैंने दिखाया था उसमें आपको जो लिखना पड़ेगा, उसमें एपिडर्मिस के बारे में लिखना पड़ेगा कि आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें स्टोमेटा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हाइपोडर्मिस उसके बाद आती है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद हाइपोडर्मिस आएगी। इसमें 2 या 3 लेयर की होती है और इसमें कलरलेस सेल्स होते हैं। उसके बाद स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आता है। ये लूज, स्पॉन्जी का मतलब ये है कि लूजली अरेंज क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं, हाइपोडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। और ये भोजन अपना खुद से बना लेती हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें पार्शियली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो पूरी तरह से पैरासाइट नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। उसके बाद एयर स्पेसेस आते हैं जो आपको दिखाए थे कि इस तरह से बने हुए थे और बीच बीच में ये दीवारें बनी थी। तो ये जो स्पेसेस हैं इनको कहेंगे एयर स्पेसेस, और ये जो दीवारें हैं इनको कहते हैं ट्रैकिया। तो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बाद में फिर स्पोर सैक के बाहर ये एयर स्पेसेस आ जाते हैं। उसके बाद स्पोर सैक आएगा। स्पोर सैक के अंदर यू शेप का जो अभी आपने फिगर देखा था, कोलोमेला के दोनों तरफ यू शेप में स्पोर्स बनते हैं। और उसके बाद बीच में सेंटर में आता है कोलोमेला। तो ये सब तो मैं आपको दे ही दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा डायग्राम बना के। उसके बाद ये कमेंट लिखिएगा तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। कुछ काम आपको अपने आप करना पड़ेगा और इसीलिए ये दे रहा हूँ कि आप डायग्राम पहले बना लीजिए, उसकी लेबलिंग करते जाइए और उसके साथ में ये कमेंट लिखते जाइए, तो आपका एक सवाल तैयार हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। अब पेरिस्टोम टीथ, इस पर शॉर्ट नोट भी आता है इसलिए थोड़ा अलग से भी इसको बता देता हूँ कि पेरिस्टोम टीथ जो है वो जो कैप्सूल का माउथ है उस पर पाए जाते हैं। और जो एक लिड होती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये रिम दिखाई पड़ रही है, साइकिल की रिम होती है, ये रिम दिखाई पड़ रही है। इसमें अपर कुलम जो पहले लगा हुआ था वो इसमें से हट गया है, वो निकल गया। उसके ऊपर कभी कैलिप्ट्रा होगा, वो भी निकल गया। अब जो हमें दिख रहा है वो रिम दिख रहा है। अब जैसे जैसे इसमें पानी कम और ज़्यादा होने लगता है उसके हिसाब से ही मूव करते हैं। तो जब पानी कम होने लगता है तो इसमें से वाटर बाहर निकल जाता है, सिकुड़ जाते हैं और यहाँ पर ये ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, जिससे जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ आके गिरना शुरू होते हैं। तो एक कवरिंग इसमें झिल्ली की तरह लगी होती है जिसे एनुलस कहते हैं। तो जैसे ही सूखना शुरू होता है एनुलस भी सूख के हट जाएगा। उसके बाद जो जो इसमें पेरिस्टोम टीथ हैं वो भी सिकुड़ने लगते हैं। जब पानी ज़्यादा होता है तो वो कवर करके रखते हैं और जब पानी कम होता है तो वो सिकुड़ने लगते हैं। और ये आप याद रखिए कि स्पोर बनते इसीलिए हैं कि पानी की कमी होने वाली है। तो जैसे ही पानी की कमी होने लगती है तो स्पोर्स को बाहर आना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है कि अगर हम एक कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल हम ये इस तरह से बना लें, एक ये कैप्सूल बना लिया। अब इसमें अगर हम पूरा देखें तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर ये कैलिप्ट्रा लगी होती है। तो जब तक कंडीशन सही है, एकदम पानी वानी बरस रहा होता है तो कैलिप्ट्रा भी साथ में मिल जाती है। फिर जब पानी ख़त्म हो गया कैलिप्ट्रा सूखेगी, वो हट जाएगी। ये पहला स्टेप हो गया। तो कैलिप्ट्रा हट गई, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, अपर कुलम दिख रहा है। तो दूसरा अपर कुलम हट जाएगा वहाँ से सूख कर, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप पे जब अपर कुलम हट जाएगा तो हमें इस तरह से एक कवरिंग यहाँ दिखाई पड़ेगी जिसको हम कहते हैं एनुलस। एनुलस सूखेगा, ये भी हट जाएगा, ये तीसरा स्टेप हो गया। एनुलस सूख के हट गया तो अब जो हमें रिम दिखाई पड़ रहा था उसमें हमें दांत दिखने शुरू हो जाएंगे, पेरिस्टोमियल टीथ। और ये पेरिस्टोमियल टीथ भी ये सिकुड़ने लगेंगे तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो बढ़ती चली जाएगी और स्पोर बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो ये चौथा स्टेप हो गया। और पांचवा स्पोर जो स्टेप होता है वो स्पोर्स बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं और जो स्पोर रिलीज होकर बाहर आते हैं येलो ब्राउन होते हैं और छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो वही जो अपर कुलम है वो कवरिंग है और ये कवर करके रखती है रिम को। तो ये जो मैंने बता दिया था वही सब लिखा हुआ है, आप सभी से पढ़ लीजिएगा। इसको मैं बार बार
पढ़ के बताने से कोई मतलब नहीं है। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जाइगोट बना है, जाइगोट में डिवीजन होता है, हाइपोबेसल सेल बनती है, एपीबेसल सेल बनती है, हाइपोबेसल सेल अपनी जगह पे रुक जाती है, एपीबेसल सेल में फिर से डिवीजन होता है और एक एपिकल सेल बनती है। फिर उसमें और डिवीजन होगा और फिर हमें दो दो प्लेन में एक एपिकल सेल इधर आ जाएगी, एक एपिकल सेल इधर आ जाएगी और नीचे की सेल भी डिवाइड हो जाती है। तो दो सेल यहाँ हो गई, दो सेल यहाँ हो गई और इसके साथ में एपिकल सेल एक इस तरफ चल गई, एक इस तरफ चल गई। फिर हम देखते हैं कि इसी तरह से उसमें जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ता चला जाता है और एपिकल सेल तो दो बनती हैं, वो अपने अपने पोल पे चली जाती हैं और फाइनली ये पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनना शुरू होता है, जिसके अंदर बाद में हम स्पोर्स बनते देखते हैं और फिर स्टोम देखते हैं और रिम देखते हैं, साथ में अपर देखते हैं, अनुलस देखते हैं, वो सब इन्हीं से बनते हैं। अब ये अकाउंट जो लिखा हुआ है ये डाइसेंस ऑफ कैप्सूल है, मैंने जो आपको बता दिया है वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें बस जो बात बताने वाली है कि फिनेरिया जो है वो स्टिगोकार्पस मॉस होता है। स्टिगोकार्पस मॉस की मतलब होता है कि इसमें डाइसेंस जो होता है कैप्सूल का वो पहले से तय शुदा लाइनों की वजह से होता है, तो इसमें लाइन ऑफ डाइसेंस पाई जाती है। तो जितने भी मॉस जिसमें लाइन ऑफ डाइसेंस पाई जाती है शुरू से ही उसको कहते हैं स्टिगोकार्पस मॉस, ये ध्यान रखना है। और फिर इसमें डाइसेंस जो होगा कैप्सूल का वो ब्रेकिंग ऑफ, सबसे पहले अनुलस जो है ब्रेक कर जाता है सूखने की वजह से, और जो कैप्सूल है वो तब तक वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होने के साथ साथ उसमें नीचे की तरफ वो झुकते हुए हैं, पिनास्टी होती है, ग्रेविटी की तरफ वो अपने आप को गिरा लेते हैं क्योंकि स्पोर गिर के ज़मीन पे आने हैं। और जो थिन वॉल एनुलस है वो ब्रेक होकर जब अलग हो जाती है तो इसकी वजह से जो अपर कुलम है वो भी पहले उड़ चुका होता है, वो भी सूख के उड़ चुका होता है जैसे मैंने आपको बताया था। और उसके बाद जब ये एनुलस और अपर कुलम दोनों चले जाते हैं तो जो आउटर पेरिस्टोमियल टीथ है जिसको एक्सोस्टोम कहते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, और इनर पेरिस्टोमियल टीथ जो जो एंडोस्टोम कहते हैं उसमें कोई हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं होता। तो आउटर में क्या हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट हो रहा है, पानी की कमी और अधिकता के हिसाब से उसमें वो फैल भी रही हैं, सिकुड़ भी रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है जो कि स्पोर डिस्पर्सल में काम में आता है। तो जब हाई ह्यूमिडिटी होती है तो एग्जोस्टोम जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को और अपनी ये जो लेंथ है वो बढ़ा लेता है और अंदर की तरफ घूम जाता है, लेकिन जब ड्राई वेदर आता है तो ये वाटर लूज कर देते हैं ये टीथ और आउटवर्ड की तरफ घूमते हैं, जर्क चीज़ जो मूवमेंट है इसमें जर्क क्रिएट होते हैं और ये जर्क जो है वो स्पोर्ट्स के भी चलते हैं, स्पोर्ट्स को भी अपना एक झटका सा महसूस होता है जिसकी वजह से ये बारी बारी करके एक साथ रिलीज़ नहीं होते, हर झटके के साथ कुछ स्पोर बाहर की तरफ गिरते हैं और इस तरह से वो बाहर आके गिरते रहते हैं और अपना नया डिस्पर्सल होने के बाद नए प्लांट बनाते रहते हैं। फाइनली क्या होगा कि जब ड्राई वेदर आएगा तो सीटा वगैरह सब सूख जाएगा और जो कुछ बचे कुचे स्पोर हैं जो कैप्सूल वॉल के अंदर या इधर उधर चिपके रह जाते हैं उनमें भी वो भी ज़मीन पे आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं जिसमें ये पेरिस्टोमियल टीथ आपको दिख रहे हैं जो मैंने दिखाए थे, इसको डायग्राम में जब बनाते हैं तो इस तरह से बना देते हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो ये ट्विस्टेड है, ये तो सीटा हो गया, ये आपका एपोफाइसिस वाला रीजन हो गया, ये थीका हो गया, यहाँ पर पेरिस्टोम की रिंग हो गई, उसके ऊपर कभी एनुलस रहा होगा, उसके ऊपर अपर कुलम रहा होगा, ये दोनों चीज़ें हट जाती हैं तो ऐसा बचता है। उसके बाद जब तीत बनाते हैं तो तीत में भी ये आउटर लेयर है जिसके ऊपर ये डॉट डॉट बने हैं, ये एक्सोस्टोम है जो कि हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट दिखाता है और ये अंदर वाले हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, इनको एंडोस्टोम कहते हैं। अब जर्मिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर का क्या है, तो स्पोर कुछ इस तरह की रचना हमने देखी है, ब्राउन ब्राउन दिख रही थी फिगर्स में। तो स्पोर फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफिटिक फेस की और ये स्फेरिकल होते हैं, डायमीटर इनका 12 से 20 माइक्रोमीटर तक होता है, दो लेयर से घिरे होते हैं, आउटर जो है वो एक्सोस्पोरियम कहलाती है और इनर वो थिक होती है, जो इनर है वो हाईलाइन होती है, महीन होती है, उसको एंडोस्पोरियम कहते हैं। स्पोर वॉल के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और बहुत से ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे जो फिगर में यहाँ दिख रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन में जब ये आता है, जब मॉइस्चर बढ़िया है तो स्पोर जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें एक्सोस्पोरियम रप्चर करती है और एंडोस्पोरियम बाहर आती है। तो अगर दो लेयर हैं तो ये पहली लेयर तो ये रप्चर कर जाएगी और यहाँ से अंदर से ये बाहर आना शुरू होगा और इस तरह से ये पूरी जो जर्मिनेशन है वो बनेगी। आगे चल के ये एक प्रोटोनिमा लंबा सा बना लेंगी और फिर उसमें क्लोरोनिमा और कोलोनिमा ये सब बनने लगते हैं। तो इसमें लेंथ बढ़ेगी, सेप्टेशन होगा और एक एल्गी लाइक फिलामेंट बन जाएगा जिसको कहेंगे प्राइमरी प्रोटोनिमा, क्योंकि ये स्पोर से बनता है।
तो प्राइमरी प्रोटोनिमा हो गया, जो लाइन स्टेज होती है, इसके बारे में शुरू में बात हो गई है। इसको दोबारा से, ये रिटन मटेरियल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा ढंग से। और क्या इसमें होता है, क्या नहीं होता, ऑब्लिक सेप्टा कहाँ पे होते हैं, कहाँ से बनते हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि जुवेनाइल स्टेज है, ये आप जान गए। अब इसमें दो तरह की ब्रांचेस बनती हैं। जो ज़्यादातर ब्रांचेस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर, और इनको हम कहते हैं क्लोरोनिमल ब्रांचेज, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं। जो लाइट की तरफ जो जाती हैं वो क्लोरोनिमल ब्रांचेज हो गएंगी, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन कुछ ब्रांचेज होती हैं जो कि ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, और इनको राइजोडल ब्रांचेस कहते हैं, जिनको इसमें ऑब्लिक सेप्टा भी पाए जाते हैं, क्योंकि आगे चल के वो राइजोइड्स में बन जाएंगे। तो इन ब्रांचेस, ये ब्रांचेस जो हैं वो, इनको भी अगर हम लाइट में रख दें, इनको हटा के वहाँ से लाइट में दे दें, तो ये भी क्लोरोनिमा में तब्दील हो जाएंगे। तो इंटर कन्वर्जन इन ब्रांचेस में हो सकता है। राइजोडल ब्रांच जो है वो एंकरिंग का काम करते हैं और साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं जो भी मटेरियल चाहिए प्लांट को। क्लोरोनिमल ब्रांचेस जो होते हैं वो बहुत से छोटे छोटे बड बना लेते हैं, अपनी जो 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 उनके सेप्टेशन होते हैं वहाँ पे बड बन जाती हैं, और उन बड से फिर लीफी गैमेटोफोर बनते हैं। और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है, इस वजह से कई एक प्लांट बना सकती है, क्योंकि एक प्रोटोनिमा अगर ये बड़ी सी जा रही है और इसमें ब्रांचिंग भी है, तो सब जितने भी ये सेप्टा बने हैं सभी पर बड बन जाती है, और यही बड जो है नए प्लांट को जन्म देती है। इस वजह से ये बहुत प्लांट, एक ही प्रोटोनिमा से बहुत प्लांट बन जाते हैं। तो एक स्पोर से हम कहें कि कई प्लांट बन सकते हैं। और प्राइमरी प्रोटोनिमा, बस ये याद रखना है कि जैसे ही ये गैमेटोफोर बन जाएगा उसके बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो ये एफीमेरल होती है, या उसको कहते हैं शॉर्ट लिव्ड होती है। यहाँ पर ये पूरा डायग्रामेटिक व्यू है। ये स्पोर आप देख रहे हैं, जर्मिनेट करके छोटा सा हिस्सा बाहर आया, उसके बाद इसमें कुछ लाइट की तरफ गई, कुछ ग्रेविटी की तरफ गई। फिर यहाँ पर आप देखिए ये बड्स बन रही हैं, और इन बड्स में फिर आगे की तरफ और डिवीज़न होते हैं, और डिवीज़न होते हैं, और यहाँ पर एक नया प्लांट हमें बना हुआ मिल जाता है। नीचे की तरफ की जो ब्रांचेस हैं, जो राइजोडल ब्रांचेस थी, वो और बहुत से राइजोइड डेवलप कर देती हैं, तो नीचे की तरफ भी मजबूत हो जाता है, ऊपर की तरफ भी मजबूत हो जाता है। ऊपर का स्ट्रक्चर ग्रीन बनता है, और नीचे का स्ट्रक्चर जो है नॉन ग्रीन बनता है। तो सिरनोवल 1947 में उन्होंने बताया था कि प्रोटोनिमा अगर लेबोरेटरी कंडीशन में डेवलप की जाती है तो उसमें दो स्टेजेस में बदल सकती है, क्लोरोनिमा और क्लोलोनिमा। क्लोरोनिमल स्टेज जो है वो इरेगुलर ब्रांचिंग शो करती है, राइट एंगल कलरलेस क्रॉस वॉल इसमें होते हैं, और इसके अलावा इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इट इज़ पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक बट नेवर प्रोड्यूस बड। तो फोटोट्रॉफिक तो होता है, लेकिन इसमें से बड नहीं निकलते। और नियरली आफ्टर 20 डेज क्लोरोनिमा स्टेज मैच्योर इनटू कोलोनिमा, और 20 दिन चलने के बाद जो ये कोलोनिमल ब्रांचेस है, इसमें से इनमें परिवर्तन होने लगता है, और ये कोलोनिमल स्टेज में आ जाती हैं। और इस स्टेज की करेक्टर ये होता है कि इसमें रेगुलर ब्रांचिंग होती है, ब्राउन सेल वॉल्स होती हैं, ऑब्लिक क्रॉस वॉल्स होती हैं जैसे कि राइजोइड्स में होती हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, और ये बहुत से बड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो हर बड एक लीफी गैमेटोफोर या नए प्लांट में बदल जाती है, और इसके बेस से राइजोइड्स निकलते हैं। तो इस तरह से पूरा प्लांट बन जाता है। तो याद यही रखना है कि शुरू में अगर कोई पूछे कि क्लोरोनिमा बनती है कि कोलोनिमा बनती है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोनिमा बनती है, और लगभग 20 दिन बाद कोलोनिमा वहाँ पर बनना शुरू होती है, अगर लैब कंडीशन में ये काम किया जाए तो। ये पूरी लाइफ साइकिल है, जस्ट फॉर रिवीजन। तो यहाँ पर आप स्पोर से देख रहे हैं कि लाइफ चल रही है, स्पोर से ये पूरा क्लोरोनिमा कॉलोनिमा बने, प्लांट बना, प्लांट में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट में डिवीजन हुआ है, एम्ब्रियो बने, और एम्ब्रियो बनने के बाद फिर उसमें सारा कुछ एक फर्टाइल प्लांट दोबारा से आ जाता है, कैप्सूल बनता है, और कैप्सूल के डिफरेंट डिफरेंट आपने पार्ट पढ़ लिए थे, कैलिप्ट्रा है, ओपरकुलम है, एनुलस है, पेरिस्टोम रिंग है, और उसके बाद कोलोमेला है, ये स्पोरोजिनस मास है, इससे स्पोर्स बनेंगे, और उसी तरह से संकुचन की क्रिया होगी, और फिर स्पोर्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, और ये लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। ये आखिर में कुछ रेफरेंसेस हैं, इनको आप देख लीजिएगा, और जो इसमें आप अपनी जानकारी का दायरा बढ़ाना चाहें उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। कहीं कहीं पर बहुत अच्छे फिगर्स आपको मिल जाएंगे, कहीं कुछ आपको अच्छा अकाउंट भी मिल सकता है जो आप लिख सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अब आपके जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। Thank you for watching.